चलो चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। और ये टॉपिक कौन सा है हमारा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया है, पेपर में पूछा जाता है और आसान है। ठीक है, तो जब भी हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जब भी हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? भैया ध्यान दो, फोटो फोटो वर्ड जहां भी यूज आए, फोटो वर्ड जहां भी यूज आए तो इसका मतलब जान जाना सन लाइट। तो सनलाइट का यूज हम लोग किस तरह से करते हैं उसको जानने के लिए प्लांक्स ने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, और प्लांक्स के छोटे से एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमको पता चला कि हम लोग लाइट का यूज करके अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इस जनरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अपने को ये पहले सिंपल सिंपल आपको समझा देते हैं, फिर थ्योरी में आएंगे। जैसे मान लो ये जो है ये हमारी एक सोलर प्लेट है, और सोलर प्लेट से ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहां हमको इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिवाइस लगाए हैं, और यहां कहीं हमारे पास बैटरी है, इसको लिख देते हैं बैटरी। ठीक है, इस बैटरी का काम क्या है? इस प्लेट से, इस मेटल की प्लेट से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कौन कर लेगा? ये बैटरी। अब कैसे ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बस उसी को जानना हम लोग इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंतर्गत जानते हैं। जैसे एक प्लेट है, जैसे हमने सोलर प्लेट बनाए, सिलिकॉन के ट्यूब्स या फिर अलग अलग तरह के मेटेलिक सरफेसेस बनाते हैं, और उनको हम इस तरह से बनाते हैं कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं उसको एक निश्चित एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी क्या होती है आगे पढ़ भी लेंगे, वो क्या होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू के रेंज की एनर्जी होती है, और इसी एनर्जी को हम लोग फोटॉन की एनर्जी भी बोलते हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन। जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, उसमें एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, स्मॉल एनर्जी पैकेट, और इन स्मॉल छोटे एनर्जी के पैकेट्स को क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। इनको जो कितनी एनर्जी होती है? इनकी एच न्यू एनर्जी होती है। और यहां जो मेटेलिक सरफेस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनको भी कितनी एनर्जी चाहिए? एच न्यू की एनर्जी चाहिए। तो जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो सनलाइट में एनर्जी कितनी है? एच न्यू। इस प्लेट को कितनी एनर्जी चाहिए? एच न्यू। तो जैसे एच न्यू एनर्जी इसको मिलती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इजेक्ट कर जाता है। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, इसको इधर जो बैटरी का अरेंजमेंट रहता है, एक वायर से कनेक्ट किए रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को बैटरी तक पहुंचा दिया जाता है, और हमारी बैटरी धीरे धीरे क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते 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 हम लोग क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो इफेक्ट हुआ जिसमें हम लोगों ने लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब इसको समझते हैं। तो द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल when a beam of light sufficient energy falls on it, it is known as phenomena of photoelectric effect। जब सूर्य की किरणों को जिनमें फोटोन की एनर्जी होती है, किसी मेटेलिक सरफेस के ऊपर हम लोग गिराते हैं, तो मेटेलिक सरफेस के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना, जबकि उनको समुचित ऊर्जा प्रदान की गई हो, क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। इसमें थोड़े आगे का मैंने बता दिया है कि इसको हम लोग कैप्चर करते हैं अपनी बैटरी में, और इस समय एनर्जी जो है प्राप्त हो जाती है। बोलो ये इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? है ना, ये इतनी बात समझ में आ रही है। चलते हैं आगे की तरफ। देखो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यहां पर जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, अब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात कहां से आ गई? अब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात कहां से आ गई? थोड़ा सा इसको ध्यान देना। मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जब बात करते हैं, इसको ध्यान देना के मतलब क्या है कि जब हमने कहा कि इसमें जो इंसिडेंट लाइट आई और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने फ्रीक्वेंसी की बात की, नंबर ऑफ वेव्स, दिए गए समय में कितनी वेव्स जो है बाहर निकल रही हैं, उसी तो हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब यहां पर जब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जैसे E इज इक्वल टू एच न्यू बढ़ता है ना, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। यानी कि अब यहां पर ये फ्रीक्वेंसी का मिनिमम, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी
जिसको सप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को त्याग कर उससे बाहर निकल आएगा। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोल देंगे? थ्रेश होल्ड या थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? उसको हम लोग क्या बोल देंगे? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे? ठीक है। जहां पर अब जब बात करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या? एच न्यू होता था। तो अब यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सिमिलर सेम फ्रीक्वेंसी तो नहीं हो सकती है, तो अब इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर लेंगे। अब ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू जो था, अब इसको आप ऐसे पढ़िएगा E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो E तो आप जानते हो एनर्जी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू नॉट क्या है? न्यू नॉट है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। बोले ये बात समझ में आ रही कि नहीं? इसी को हम लोग मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। ई के बारे में हमको सब कुछ मालूम है। अगर एच को एक कांस्टेंट हम कंसीडर कर लें तो जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके चली जाएगी? एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके चली जाएगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। यानी कितनी एनर्जी हमको लगानी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को मेटालिक सरफेस से बाहर निकालने के लिए, यह किस पर डिपेंड करेगा? यह डिपेंड करेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी पर। ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही हम लोग वर्क फंक्शन ऑफ मेटल भी बोल सकते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही इसी को हम लोग बोल सकते हैं, और वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ में आया कि नहीं? मिनिमम एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को दी जाए और वो मेटेलिक सरफेस से बाहर निकल आए। चलो अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी की या वर्क फंक्शन ऑफ मेटल की, है ना, फाई। तो जब इसकी बात करेंगे तो क्या लिखा है? इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम द मेटल। तो ये तो समझ में आ गया क्योंकि हमने 4-5 बार इसको क्या कर लिया है? रिपीट कर लिया है। ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे जो कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है। वो एक्सप्लेनेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन या प्रूफ भी कर सकते हो। तो E इज इक्वल टू पाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्क, क्या बोलेंगे इसको? वर्क फंक्शन बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है उसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया, वो कितनी होती है? वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। अगर ऐसे इसको हम लोग ऐसे, और ई इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, टोटल एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक तो पढ़े ही होगे आप। तो यहां पर अगर फाई की बात करें, थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर एक ही होगी तो ये एक्सप्रेशन कहां पे चला जाएगा? एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है भाई बताओ? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? छोड़ देते हैं अभी। और E इज इक्वल टू एच न्यू तो हमने पढ़ा ही है। तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई। तो काइनेटिक एनर्जी कितना निकल के आ जाएगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो सही से अगर इसमें से बाहर निकालेंगे, एच बाहर निकालें तो न्यू माइनस न्यू नॉट। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। बोलो ये बात समझ में आ गई? यानी कि जो किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? इसकी बात करेंगे, ये क्या है? एनर्जी है। ये क्या है? एनर्जी है। और ये क्या है? वर्क फंक्शन।
थोड़ा सा अगर इसको सही से बनाए तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड माइनस वर्क फंक्शन। न्यूमेरिकल इसमें से आपको मिल जाएगा आराम से, आसानी से। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी एनर्जी सप्लाई करी गई है उसमें से अगर हम लोग वर्क फंक्शन को घटा दे तो हम क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार देख लीजिए, अगर कोई टर्म इसमें समझ में ना आया हो तो फिर पूछिए उसके बारे में। हालांकि हमें तो एक्सप्रेशन निकालना है न्यूमेरिकल वाला। अगर इसमें के ई की वैल्यू हम लोग रख दें, के ई की वैल्यू क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाफ एम ई वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आपको एक एक्सप्रेशन दिख गया जहां पे हम लोग अगर बात करें, एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी क्या है, यहां पे वी होगा नॉट न्यू ई, वी क्या है बताओ, वेलोसिटी ऑफ। ठीक है, अब अगर सही से हम बात करें तो इसमें कौन सी चीज कांस्टेंट है, तो ये वाली चीज आप मिनिमम तो है ना, ये क्या है, कांस्टेंट हो गई, मिनिमम तो कांस्टेंट ही होगी ना। तो मिनिमम जब कांस्टेंट होगी तो आप एक तरह से ऐसे देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गई, वी के। और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितनी तेज इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जितनी तेज इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, जितनी तेज ऊपर से एनर्जी, जितनी तेज लाइट आएगी, जितनी तेज धूप होगी, उतनी ही तेज बैटरी चार्ज होगी। जितनी तेज धूप होगी उतना ही अच्छा वोल्टेज हमको प्रोड्यूस होगा। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सीखने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ भी अंडरस्टैंडिंग में एक दो बार में अगर नहीं आता तो थोड़ा बैक करना, स्लो स्लो करके इसको वापस रिपीट में देखना, तो ये चीज भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और जानते हैं सही में ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर टर्म्स एट फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकले इनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कॉन्क्लूजन, ऐसे कॉन्क्लूजन, ये लो, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बता दिया है, इसमें आपको कुछ भी जानना नहीं है। वापस से अगर चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे हमने कहा ये गामा रेज है, तो गामा रेज हमने ले गामा रेज पे डाल दी, तो बताओ क्या होगा, गामा रेज डालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना। बात समझ में आई, ये बात भी आपको समझ में आ गई, हमने यहाँ पे इसमें भी इलेक्ट्रॉन, ये किसी शेल या एटम की बात कर रहे हैं, ये लो इलेक्ट्रॉन थे इसमें। बोलो ये बात समझ में आई। हालांकि ये थोड़ा सा अटपटा ऐसे लग सकता है कि यहाँ दो ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक ये कि, अरे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन मत मानना भाई, ये लो ये लो, दो ही इलेक्ट्रॉन मानो नहीं मां, ठीक। बाकी ये वहां से वहां तक सफर अपना तय कर ले। तो ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी कि सर ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरह से बता दिया है ना। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं क्या है ये टॉपिक। तो अभी अगले टॉपिक का नाम है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी।
हमने पीछे वाले में यहां जो था है हालांकि वही, लेकिन एक बार वापस रिपीट करके बता रहे, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का ही यूज किया है, ठीक है। तो बस उसी को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। थ्योरी में है तो नोट तो आपको बनाने होंगे, तो नोट में आप अपने साथ कॉपी का यूज करें, पेन का यूज करें, इसको लिखते चलें। Planck's quantum theory, according to Planck's quantum theory, different atom and molecules can emit and absorb energy in discrete quantities only. अलग अलग तरह के जो एटम होते हैं या अलग अलग तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अलग अलग प्रकार की एनर्जी जो होती है या अलग अलग मात्रा में ऊर्जा अपने पास रखते हैं। The smallest amount of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation is known as quantum. जो स्मॉलेस्ट अमाउंट होता है एनर्जी का किसी एटम के द्वारा एमिट किया जाता है या एब्जॉर्ब किया जाता है, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा एमिट किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं। ये ध्यान देना, ये क्वांटम की डेफिनेशन हो जाएगी द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ energy can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation is known as quantum. The energy of the radiation absorbed or emit is directly, जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। और मीनवाइल एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये तो हम अभी पढ़ गए, इज इक्वल टू एच न्यू। ई क्या है? एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एच की वैल्यू प्लांक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो हम लोग ये इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या? वो एनर्जी जो फोटॉन्स के पास होगी वो E इज इक्वल टू एच न्यू होगी। जो फोटॉन्स आ रहे होंगे सनलाइट के द्वारा होंगे, सनलाइट के द्वारा छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स जो आ रहे होंगे उनकी एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू होगी। किसने बताया? प्लांक्स ने बताया। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा चलो थोड़ी देर और समझा देते हैं इसको। क्या करना है? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जैसे हमने जो वहां पिछला पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेस तो इसी पे है ना। मेटेलिक सरफेस, सनलाइट आ रही है, सनलाइट जो आ रही है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में है, और एनर्जी पैकेट्स को हम लोग क्या बोले? क्वांटा। और वही एनर्जी पैकेट जब पैनल के ऊपर पड़ते हैं तो पैनल को उतनी एनर्जी चाहिए वो उसको मिलती है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। क्वांटम की भी डेफिनेशन बता दिया कि मिनिमम एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब या एमिट होती है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटम बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ब्लैक बॉडी नोशन इज इंपॉर्टेंट इन स्टडीइंग थर्मल रेडिएशन एंड थर्मल रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एनर्जी ट्रांसफर इन ऑल वेवलेंथ बैंड। थोड़ा देख लो फिर उसके बाद समझाते हैं। ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल रेडिएशन एब्जॉर्बर एंड इट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन विद द रेडिएशन ऑफ रियल फिजिकल बॉडीज। Its characteristics are used in describing the studying artificial electromagnetic radiation. टीवी। अरे चलो और सिंपल वर्ड में समझाते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो अगर मेरे ऊपर कोई टॉर्च मारी जाए तो, या फिर मेरे हाथ पे कोई टॉर्च मारी जाए, तो सिंपल सी बात है कि जब मेरे हाथ पे कोई टॉर्च मारी जाएगी तो पड़ने के बाद जो उजाला होगा यहां से इधर उधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, फैलेगा इधर उधर। जैसे मान लो हम फोन की टॉर्च जलाते हैं, अपने फोन की टॉर्च हम जलाए, ये आपको दिख रही होगी, ये फोन की टॉर्च है हमने जलाई, तो जैसे अगर मैं अपने हाथ पे इसको मारता हूं, हल्का सा आपको शाइनिंग दिख रहा होगा, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी कि जब लाइट इस पे पड़ रही तो ये फैल रही है यहां से, यानी कि जब इस पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो क्या होती है? ट्रांसमिट होती है, इधर से उधर रिफ्लेक्ट होती है। ब्लैक बॉडी एक तरह का ऐसा मटेरियल होता है, एक तरह का ऐसा ऑब्जेक्ट होता है कि जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो एब्जॉर्प्शन तो मैक्सिमम होता है, लेकिन एमिशन जो होता है वो या तो निग्लिजिबल होता है या तो नहीं होता है, या फिर हम उससे निकलने वाले जो रेडिएशंस हैं हम उनको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं, विजिबल ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ब्लैक बॉडी
की फॉर्म में बनाई जाती है। इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग ब्लैक होल के बारे में भी जानते हैं। एक ऐसा हमारी यूनिवर्स में एक ऐसा स्पॉट है जिसको हम लोग जीरो स्पॉट, नल स्पॉट बोलते हैं, और उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता है ना, उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता है। बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में जानना बहुत मुश्किल। जैसे मान लो यहां से कोई इंसान यहां से युगांडा चला जाए, तो युगांडा अगर जाएगा और वहां से आएगा तो वो युगांडा के बारे में बहुत सारी चीजें बताएगा। लेकिन अगर वो युगांडा गया और मान लो वहीं मर गया, तो वो युगांडा के बारे में कुछ बता थोड़े ना पाएगा। तो यानी कि एक कॉमन सी चीज है, अगर किसी कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो अगर वहां से कुछ रिफ्लेक्शन आएगा तब तो हमको पता चलेगा। लेकिन अगर जीरो रिफ्लेक्शन वाली कोई बॉडी है तो हमको रिवर्स में हमको कुछ भी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में है। ब्लैक बॉडी नोशन इज इंपॉर्टेंट इन स्टडिंग ऑफ थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी ट्रांसफर को एक्सप्लेन करने के लिए हमको ब्लैक बॉडी की आवश्यकता पड़ती है, ब्लैक बॉडी नोशन की आवश्यकता पड़ती है। ब्लैक बॉडी एक तरह की स्टैंडर्ड रेडिएशन एब्जॉर्बर है, और इसका यूज हम लोग स्टैंडर्ड या कंपैरिजन करने के लिए करते हैं किसी फिजिकल बॉडी का। किसके आधार पर, रेडिएशन के आधार पर। Its characteristics are used in describing the studying artificial electromagnetic radiation. Artificial electromagnetic radiation को डिस्क्राइब करने के हम लोग या फिर रेडियो, टीवी, ब्रॉडकास्टिंग, कम्युनिकेशंस के लिए डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो यहां पर आप देख पा रहे होंगे रेडिएशन ऑफ एनी पॉसिबल, किसी भी तरह की वेवलेंथ इसमें आपको जाती हुई दिख रही है। ठीक है, ये क्या है, इसको हमने लिख दिया, ये क्या है, ब्लैक बॉडी। ऑल वेवलेंथ, इसमें सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई, नो वेवलेंथ आर रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, कोई भी वेवलेंथ ना रिफ्लेक्ट हुई ना ट्रांसमिट हुई, तो ये क्या हो गई, ब्लैक बॉडी कहलाई। परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब लेकिन ब्लैक बॉडी के साथ एक और वर्ड आ गया, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। क्या होती है परफेक्ट ब्लैक बॉडी? इट इज द वन विच एब्जॉर्ब एंड एमिट ऑल द रेडिएशन। ये एक ऐसा बॉडी, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो हर तरह के रेडिएशन को पूरी तरह से खा जाता है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ उसका रिजल्ट या एमिशन हमको नहीं मिलता है। ऑल वेवलेंथ्स, हर तरह की वेवलेंथ को, दैट फॉल ऑन इट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। द रेडिएशन गिवन आउट बाय अ परफेक्ट बॉडी, अगर इस तरह की जो रेडिएशन होंगी, ऐसी कोई भी बॉडी जिसमें ऐसी कोई घटना हुई जिसमें हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया गया और आउटपुट कुछ नहीं निकला, तो ब्लैक। जैसे ऐसे एक इंसान में समझ लो, जैसे कई बार गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हमको मिल जाते हैं जो खाते हैं 4 रोटी, 6 रोटी, 8 रोटी, 10 रोटी, लेकिन वो देखने में वो दुबले पतले होते हैं। कहते हैं तुम चाहे पूरा का पूरा घर का खाना खा लो लेकिन तुम मोटे नहीं होगे। भैया ऐसे लोगों का शरीर जो है वो क्या होता है, एक ब्लैक बॉडी की तरह है। उनको हम अलग अलग तरह की रोटी, एनर्जी प्रोडक्ट सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उनका कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है। बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या, तो ऐसी बोलो, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, चलो, है ना, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ा जाए। ये देखो, यही चीज है, अपने को दिख रहा होगा, इंसिडेंट रेडिएशन इधर 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 इधर, एमिटेड रेडिएशन इज ओनली अ फंक्शन ऑफ रेडिएटर टेम्परेचर। हमको सिर्फ टेम्परेचर का जो हल्का फुल्का टेम्परेचर चेंज होगा उससे ऑब्जर्व हुआ कि कुछ ना कुछ इसमें निकल रहा है, बाकी हमको इसमें से कोई आउटकम ऑब्टेन नहीं होगा। ये ब्लैक बॉडी आपको दिखाई दे रही होगी, इसकी एनर्जी क्या है, ये, ठीक है, लैम्डा। तो ब्लैक बॉडी में अपने को जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो टेम्परेचर की फॉर्म में हो सकता है, बाकी किसी भी तरह की कोई रे, कोई भी चीज हमको ट्रांसमिट होती हुई नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कंप्लीट कर लिया है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग अपने अगले टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक क्या है हमारा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो हो ही गया है। अगला टॉपिक है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है हमारा अगला टॉपिक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या टॉपिक हमारा,
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग की, इसको अनसर्टेनिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनिश्चितता। क्या बोलते हैं? अनिश्चितता। चलो जैसे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, उन्होंने कहा कि कोई एक मूविंग पार्टिकल है, लेट अस कंसीडर a moving particle of mass m moving with velocity v। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? बताओ भाई, बताते चलो। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? और फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड if change in position from A to B is delta x, then according to Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to calculate momentum change in momentum and change in position simultaneously। बड़ा सिंपल है। देखो, अगर सिंपल वर्ड में अभी लिखा हुआ तो थोड़ी देर बाद समझ लेना, ये तो समझाने के लिए है। जैसे कोई मूविंग पार्टिकल है, उस मूविंग पार्टिकल का मास m है, v1 वेलोसिटी से मूव करता है, फिर कहूं मान ले v2 की वेलोसिटी में पहुंच जाता है, और वो एक पॉइंट a से b तक मूव कर रहा है। तो a पर उसकी स्पीड, उसका v1 या v मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जैसे हमको m और v पता हो, मान लो m v1 किसी, जैसे यहां पे हमने बनाया कि a से b तक है, तो यहां तक हमने कहा कि यहां के यहां का जो डिस्टेंस है ये डेल्टा x है। अब यहां पे स्पीड v1 है, यहां मान लो स्पीड v2 है, तो यहां पर भी मास इसका m1 m ही है। तो m इंटू v क्या होता है? p1 मोमेंटम। ऐसे ही m v2 क्या होगा? p2 मोमेंटम। तो अगर हम बात करें डेल्टा p, तो p2 माइनस p1 और डेल्टा x, तो ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम, और ये क्या है? चेंज इन पोजीशन। तो हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं कि किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। अगर हम लोग कैलकुलेट करते भी हैं, अगर मान लो हम जबरदस्ती कैलकुलेट करने
चले भी गए तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो इनकी वैल्यू में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अगर हम कैलकुलेट करने भी चले गए तो इनकी वैल्यू में इतना तक का क्या हो सकता है, डिफरेंस आ सकता है। इतना तक का क्या हो सकता है, डिफरेंस आ सकता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। यहाँ पर जहां पर डेल्टा एक्स अगर है तो डेल्टा चेंज इन मोमेंट है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और ये क्या है, इन मोमेंटम। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब इसी में थोड़े बहुत फॉर्मूले लग सकते हैं। P इज इक्वल टू एम वी, एम इंटू वी हो सकता है। तो P इज इक्वल टू एम इंटू वी अगर करते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम, V1 V2 की जगह V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V ग्रेटर देन और इक्वल टू H अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा V H अपॉन 4 पाई m। H अपॉन 4 पाई m। बोले ये बात समझ में आ रही कि नहीं। ठीक है ना। तो अब इसी फॉर्मूले या इसी न्यूमेरिकल, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी हमको मिल जाएंगे। चलो करते हैं हम न्यूमेरिकल्स। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी, एक बार रिपीट करा देता हूँ फिर मैं ये। देखो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो v1 और v2 वेलोसिटी के बीच में मूव कर रहा है। अगर ए से बी पोजीशन के बीच में मूव कर रहा है, अगर अनसर्टेन पोजीशन डेल्टा एक्स और अनसर्टेनिटी मूवमेंट डेल्टा पी है, तो अगर हम लोग डेल्टा पी और डेल्टा एक्स यानी अनसर्टेन यानी कि चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट करते जाते हैं, तो दोनों ही वैल्यू एक साथ कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। एक को कैलकुलेट करेंगे तो दूसरा आसानी से आ जाएगा, लेकिन अगर दोनों को एक साथ कैलकुलेट करने जाएंगे तो उनकी वैल्यूज में कुछ है जो अनसर्टेनिटी आ जाएगी, या हम उसको सही से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बात समझ आ रही। उनको एक साथ कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी चीज के लिए एक एक्सप्रेशन भी हमारे पास आता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, या फिर एक्स इंटू डेल्टा बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इन्हीं न्यूमेरिकल का, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल हमारे पास। तो कह रहा है एक गोल्फ बॉल है, उसका मास 40 ग्राम है। एक गोल्फ बॉल है, उसका मास क्या है, 40 ग्राम है, और स्पीड कितनी है, 45 मीटर पर सेकंड है, लेकिन एक्यूरेसी कितनी है, 2% है स्पीड की। हमें चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स निकालना है। एच की वैल्यू गिवन है, तो भैया सबसे पहले क्या दे रखा है, मास कितना दे रखा है, 40 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 40 इंटू 10⁻³ बोलो ये तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं। केजी में कन्वर्ट कर लिया, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी ना आपको। इसके बाद अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हमारी कितनी दे रखी है, 45 मीटर पर सेकंड। एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी कितनी दे रखी है, डेल्टा वी 2% ऑफ 45 कितना हो गया, 45 इंटू 2/100 0.09 0.09 आ रहा है, नहीं 0.9 0.9 मीटर पर सेकंड। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब हमारा फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू लगाएंगे, क्योंकि अब ग्रेटर और इक्वल टू बहुत ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। एच अपॉन 4 पाई m। तो आप देख रहे हो कि आपको m पता है, h पता है, v भी पता है, सीधे हमें डेल्टा x की वैल्यू निकालनी है। इस साइड में सॉल्व करें या फिर अगले पन्ने में सॉल्व करें, अगले पन्ने में सॉल्व करना ज्यादा बेहतर है। तो डेल्टा x इज इक्वल टू एच अपॉन
4πm इंटू डेल्टा वी हो सकता है। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 आप देख रहे होगे। 4πm की वैल्यू 40 इंटू 10⁻³ और डेल्टा वी की वैल्यू 0. तो आपको बस इसे सॉल्व करना है। तो कितना आंसर आ जाएगा? लगभग 1.46 इंटू 10⁻³ पोजीशन है। पोजीशन जो है वो किस में होएगा? मीटर में, इंटू 10⁻³ डेल्टा। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसकी जो भी कैलकुलेशन है इसको अपने पास जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह का काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बोल रहे हैं, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इसमें हमें डेल्टा पी की वैल्यू निकालनी है और साथ में क्या दे रखा है? ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड टू अ लीनियर लेंथ दे रखा है, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है 10⁻10 मीटर दे रखी है और डेल्टा पी कन्फाइंड टू अ लीनियर रीजन। लीनियर रीजन का मतलब क्या होगा? लीनियर रीजन का मतलब वो पूरी तरह से, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई में करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू होता है लेकिन न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स, वैल्यूज रख लेंगे 6.6 इंटू 10⁻34। यूनिट भी रखते चलो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -1 ऑन 4 पाई की वैल्यू 3.14 रख दो इसमें, 10⁻10 मीटर का बचा। जो भी आपका आंसर आएगा डेल्टा पी, देखो इसमें मीटर से मीटर कट जाएगा तो यानी केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगी मोमेंटम की और आंसर आपका आ जाएगा 5.25 इंटू 10⁻25। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा टफ हो। इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं हमसे पूछे जा सकते हैं और हमको बस ऐसे सॉल्व करके उसका आंसर जो निकाल के बताना। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, जिसमें हम लोग इससे आगे के टॉपिक्स के बारे में